हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका जेड सर। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस 2026 गाला का पेपर नंबर 4 का सेक्शन ए का सॉल्यूशन करने वाले हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है, सेक्शन ए के अंदर स्टार्टिंग होता है एमसीक्यू से। तो पहला वाला एमसीक्यू जो हम करने वाले हैं, फर्स्ट वन, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन इथेन। तो इथेन के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो पहले हमें इथेन का मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। मीथेन एंड देन इथेन, तो दो कार्बन होते हैं इथेन के अंदर और बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन लगेगा यहाँ पे। चलिए अभी हम काउंट कर लेते हैं कितने बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 7, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पे ऐसा अगर बोला होता ना कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, तो हम उसका आंसर 6 बोल सकते थे। पर यहाँ पे ऐसा बोला है कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। चलिए सेकेंड वन पे आते हैं। व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ टीथ मेड अप ऑफ। हमारे जो दांत होते हैं उसकी जो बाहर की लेयर होती है किससे बनी हुई होती है। अब बाहर की लेयर का मतलब जो व्हाइट कलर के जो आपके टीथ होते हैं ना, वो किससे बने हुए हैं। तो इसका आंसर डायरेक्टली बुक में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक के अंदर भी है। ऑप्शन नंबर बी आएगा कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फॉस्फेट। थर्ड वन पे, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू ब्लैंक मिली एम्पियर। देख लीजिए, माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या होता है। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻⁶ होता है। हम यहाँ पे 10⁻⁻⁶ को चेंज कर देते हैं 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे 10⁻³ वैसा का वैसा, और ये जो 10⁻³ एम्पियर है इसकी आप आ जाएगा मिली और ये एम्पियर। तो आंसर क्या हुआ, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ मिली एम्पियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा आएगा बी, -3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं हम। दोस्तों आप लोग देख ले रहे हो, समझ ले रहे हो, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए, उससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन आएगा। फोर्थ वन, व्हाट इज द प्रोडक्ट फ्रॉम ग्लूकोज इन द फर्स्ट फेज ऑफ रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है फर्स्ट फेज के अंदर, वो मिलता है पायरुवेट। सेकेंड फेज में हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पायरुवेट। चलिए फिफ्थ वन पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 cm डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लेन मिरर। What will be the distance between the object and its image। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। समझ लीजिए, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। अराउंड डिस्टेंस जो है वो है 20 cm। तो प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो मेरे इसी चैनल के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पे आई बटन पे भी मैं वीडियो को रख दूंगा। तो प्लेन मिरर अगर सामने होता है, तो अगर ऑब्जेक्ट 20 cm दूर है तो इमेज भी 20 cm ही मिरर से दूर बनेगी। ठीक है ना, याद रखना आपको, जितना ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से दूर होगा उतना इमेज भी अपने मिरर से दूर होगा। ठीक है, तो पूछ ये लोग ये रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो 20 + 20 कितना होगा यहाँ पे, 40 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर नंबर ए आएगा यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। सिक्स वन पे आते हैं। विच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स मैक्सिमम इन द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म। प्रिज्म का वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद होगा, ये प्रिज्म, ये व्हाइट लाइट और ये दूसरी लाइट। ठीक है ना, और इसके बीच में दूसरी बहुत सारी लाइट्स होती है। ठीक है ना, विजिबल लाइट, जिसको हम विबग्योर कहते हैं, विबग्योर से याद रखते हैं। ठीक है, तो अभी पूछ ये लोग ये रहे हैं कि विच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स मैक्सिमम। तो ये वाली आपको लाइट पता होनी चाहिए, कौन सी लाइट है, ये है वायोलेट लाइट। और ये कौन सी लाइट है, ये रेड लाइट। तो विबग्योर करके पूरा नाम याद रखना है आप लोगों को। तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ है, देखो ये वाला अगर यहाँ पे टक्कर है तो यहाँ पे होना चाहिए सीधा,
पर देखो कितना ज्यादा डेविएट हुआ है, कितना ज्यादा डेविएट, सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा ये डेविएट हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका आंसर क्या आएगा, वायोलेट, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। सिक्स्थ वन आएगा वायोलेट। सेवंथ वन, द फंक्शनल ग्रुप ब्लैंक इज अटेस्टेड विथ हाइड्रोकार्बन इन डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट का जो हाइड्रोकार्बन होता है उसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, तो आप लोगों को याद होगा क्या लिखा हुआ था, सल्फोनिक एसिड, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन में दिया हुआ है सल्फोनिक एसिड का जो सोल्ट दिया हुआ है वो है SO3 Na, ठीक है ना। यहाँ पे किसका सोल्ट है, ये सल्फोनिक एसिड का सोल्ट दिया हुआ है SO3 Na, वो आपका राइट आंसर रहेगा। एट वन पे आते हैं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ रेटिंग ऑफ 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज यूज्ड एट 110 वोल्ट द पावर यूज्ड इज ब्लैंक वाट। अब देखो बल्ब वही है, पहले हमने उस बल्ब को 220 वोल्ट पे इस्तेमाल किया, फिर हमने उस बल्ब को इस्तेमाल किया 110 पे, तो बल्ब का रेजिस्टेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। तो पावर और वोल्टेज का रिलेशन वाली एक फॉर्मूला है, तो हम देखते हैं कौन सी फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है हमारी। तो यहाँ पे हमें दो बार पावर दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है हमें 100 वॉट और V1 दिया हुआ है हमें 220 वोल्ट। P2 हमें फाइंड करना है, जबकि V2 दिया हुआ है 110 वोल्ट। देखो कांस्टेंट है R, तो P2 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 स्क्वेयर अपॉन R, और P1 इज इक्वल टू V1 स्क्वेयर अपॉन R। तो हम क्या करेंगे, P2 फाइंड करना है, इसलिए P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V2 स्क्वेयर डिवाइड बाय R मल्टीप्लाई V1 स्क्वेयर डिवाइड बाय R। तो ये R ऊपर चला जाएगा, R कट हो जाएंगे, यहाँ पे V2 क्या है 110, तो 110 को दो बार लिख देंगे, 110 डिवाइड बाय V1 क्या है 220, तो 220 मल्टीप्लाई 220, क्यों दो बार लिख रहे हैं कि स्क्वायर दिया हुआ है, 1010 कट 1010 कट, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 जा 4, तो ये P1 सामने चला जाएगा, तो P2 इज इक्वल टू P1 अपॉन 4। P1 क्या दिया हुआ है 100 डिवाइड बाय 4, आंसर आपका आएगा P2 इज इक्वल टू 25 वाट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 25 वाट। नाइन्थ वन पे आ जाते हैं, द डायफ्राम इन ह्यूमन बीइंग इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर ब्लैंक। तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, तो डायफ्राम कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कौन से सिस्टम के साथ लगा हुआ है ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि डायफ्राम हमेशा लंग्स के नीचे होता है, ठीक है। तो लंग्स वाले सिस्टम के साथ लगा हुआ है, तो लंग्स वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वहां पे रेस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा नाइन्थ वन रेस्पिरेशन, ठीक है। टेंथ वन आते हैं, द कॉम्पोजिशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल इज। तो फीमेल का जब जन्म होता है तो उसमें कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो आपको मैंने लास्ट वाले पेपर में ही समझाया था, अगर मेल है तो XY क्रोमोसोम होएगा, अगर फीमेल है तो XX क्रोमोसोम का पेयर होता है, ठीक है, सेम पेयर होता है। तो टेंथ वन में आंसर आएगा XX, देख लीजिए ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को स्टार्ट कर देना, जिससे मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। और लाइक करना मत भूलना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और फास्ट पेपर बनाने के लिए। 11th वन पे आते हैं, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज। देख लीजिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा टेबल बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो टेबल आपको याद रखना होगा, 1 मार्क का क्वेश्चन उसमें से आता ही है, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा 1.5। 12th वन पे आते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन ब्लैंक टाइप ऑफ ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब क्या होता है Al2O3। तो Al2O3 जो है वो कौन से टाइप का ऑक्साइड है, बेसिक, एसिडिक या एम्फोटेरिक। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो
एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक इसलिए क्योंकि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, दोनों के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, इसको कहेंगे हम एम्फोटेरिक। आते हैं 13th वन पे, अभी राइट रॉन्ग स्टार्ट होने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, आयोनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जरा सर ये गलत स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, फिर समझाता हूं क्यों है ये। आयोनिक कंपाउंड जो है ना, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, उसका होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि आयोनिक कंपाउंड जो है वो किससे बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयन से, और उनके बीच में मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि इजीली आप उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। साथ ही साथ इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट तो छोड़ो ही, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। 14th वन, in humans the sex of the child is determined by the Y chromosome of the father। बिल्कुल सही है, फादर ही डिसाइड करता है कि वो बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा, क्योंकि मदर के पास जो क्रोमोसोम की जो पेयर है, एक जो होता है वो एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, और स्पर्म जो होता है वो एक्स वाई क्रोमोसोम से होता है। फादर का वाई क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है कि जेंडर कौन सा होगा, ठीक है, मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है यहाँ पे, ट्रू। 15th वन पे आ जाते हैं, इन द आई ऑफ ए मायोपिक पर्सन। मायोपिक पर्सन जिस इंसान को दूर का नहीं दिखता पर नजदीक का साफ दिखता है, उसे हम कहते हैं मायोपिक पर्सन या फिर मायोपिक आई। द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। नहीं, जिस इंसान को दूर का नहीं दिखता मतलब उसकी आंखों के अंदर जो इमेज है ना, वो रेटिना के आगे बन रही है, तो इन फ्रंट ऑफ रेटिना आंसर आएगा। मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए 16th वन पे आ जाते हैं, Na2CO3 इज अ सोल्ट। सही बराबर है ये, येट इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। तो जब इस Na2CO3 को हम एक्वा सॉल्यूशन मतलब कि पानी के साथ मिक्स करते हैं तो वो बेसिक बन जाता है। उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। क्या सही स्टेटमेंट है? हाँ, ये ट्रू है। चलिए बताता हूं क्यों ऐसा। Na2CO3 ये जो बनता है वो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से बनता है, जो है NaOH और H2CO3। इन दोनों की वजह से ये जो सोल्ट बना है, ये जो सोल्ट है वैसे ये सोल्ट है, पर जब इसको हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो इसके अंदर से OH माइनस आयन रिलीज होते हैं और उसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा बन जाता है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, चलिए अभी हम जाते हैं 17th वाले क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन जो है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। स्मॉल क्वेश्चन आंसर है, डेफिनेशन वो सब आती है इसमें। 17th वन क्या कह रहा है, विच प्लांट हार्मोन इनहिबिट्स। इनहिबिट्स का मतलब होता है रोकना, स्टॉप कर देना प्लांट ग्रोथ। तो प्लांट जो है उसकी ग्रोथ को कौन रोकता है, कौन सा हार्मोन रोकता है? उसका सीधा सीधा आंसर है एब्सिसिक एसिड। 18th वन पे आ जाते हैं, देर आर टू एक्सप्रेशन फॉर ईयर लोब। के ईयर लोब के दो एक्सप्रेशन होते हैं, फ्री लोब एंड अटैच्ड लोब। ये जो है इसको ईयर लोब कहते हैं, ये जो है उसको फ्री लोब कहते हैं। अगर ये लगा हुआ चिपका हुआ है तो उसको अटैच्ड लोब कहेंगे। तो विच ट्रेट, ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, ठीक है ना, ये कैरेक्टर हुआ और ये चिपका हुआ है वो भी एक कैरेक्टर हुआ। ऑफ ईयर लोब इज डोमिनेंट और विच वन इज रिसेसिव। तो ये जो फ्री हैंगिंग है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, और अटैच्ड है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, वो बताना है। तो हमारा आंसर आपके बोर्ड पे में लिख रहा हूं, ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब, ये होगा डोमिनेंट तो ये होगा रिसेसिव। 19th वन पे आ जाते हैं, व्हाट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस। लीस्ट डिस्टेंस माने क्या? ब्रैकेट में दिया हुआ नियर पॉइंट, तो डेफिनेशन लिखनी है, ये रही डेफिनेशन। 20 वाला क्वेश्चन,
डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमें बतानी है यहाँ पे, तो ये रहा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, 21 वाला क्वेश्चन है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन एक ऐसा टाइप का हार्मोन है जो सेल को बहुत बार मल्टीप्लाई करता है, तो इसका आंसर आएगा प्रोमोट सेल डिवीजन, ऑप्शन नंबर बी, सेल डिवीजन। 22 वाला क्वेश्चन है एब्सिसिक एसिड, अभी हमने क्वेश्चन आंसर में सॉल्व किया उसको, इसका आंसर आएगा विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग ऑफ लीव्स का मतलब होता है पतझड़, जो पत्ते गिर जाते हैं ना, तो विल्टिंग ऑफ लीव्स। चलिए आगे आते हैं 23 वाले क्वेश्चन पे, इंपोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्यों जरूरी है? स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर तो लेयर से एटमॉस्फेयर के अंदर। एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेस, हाँ ये हमारा राइट आंसर है, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेस। 24 वाले बात है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, तो ओजोन की लेयर जो धीरे धीरे कम क्यों हो जा रही है? डिप्लेट का मतलब कम हो जाना, इसकी वजह से सीएफसी, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों हमारा ये पेपर नंबर 4 का सेक्शन है, बिल्कुल यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप चैनल पे नए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन हिट कर दीजिए और मुझे आप मोटिवेशन दीजिए कि और मैं फास्ट आपको आपके सॉल्यूशन आप तक पहुंच